हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के बारे में हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर निशा गुप्ता मैडम से सीखेंगे। नमस्कार। आज हम लोग जो है बेसिक स्टिचेस, बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, सिलाई के टाँके, उनके बारे में सीखेंगे। तो जो ये स्टिचेस है बहुत होती हैं और हमें बस यदि कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो इन्हीं सिंपल स्टिचेस से हम लोग बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन कढ़ाई कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को बताना चाहेंगे कि हम लोगों को जो सामान की आवश्यकता पड़ती है, इसमें जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कपड़ा लेना चाहिए और कपड़े के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी फ्रेम आप देख रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो हमने कढ़ाई की है वो बहुत नीट होती है, क्योंकि यदि हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं पे वो लूज़ हो सकता है, कहीं टाइट हो सकता है, अनइवन स्टिचेस आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद हमें सुई की ज़रूरत होती है, नीडल, और साथ में धागों की ज़रूरत होती है। तो इसमें नीडल का चुनाव करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यदि हमारा कपड़ा बहुत बारीक है, महीन है, तो हम एक महीन सुई का इस्तेमाल करेंगे, और मोटा कपड़ा है तो थोड़ी मोटी सुई का इस्तेमाल करेंगे। और यही चीज़ जो है धागों के लिए भी है कि जब हम धागे कैसे इस्तेमाल करें। यदि हमारा महीन कपड़ा है तो आपने देखा होगा कि जो सिलाई के कढ़ाई के जो धागे आते हैं इनमें 6 स्ट्रैंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 6 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो यदि हमारा बहुत पतला कपड़ा है तो हम उसमें 1 स्ट्रैंड या 2 स्ट्रैंड, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और मोटा कपड़ा है तो हम 3, 4 और मोटाई के हिसाब से पूरा 6, पूरा इस तरीके से 1 स्ट्रैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को और ध्यान रखिए कि यदि हम कॉटन पर कढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम कॉटन के ही धागों का इस्तेमाल करें। और यदि हम रेशमी कोई हमारा कपड़ा है तो हम फिर बाज़ार में रेशमी धागे भी उपलब्ध होते हैं, जो कि ऐसे लच्छी के तौर पे भी मिलते हैं और इसके अलावा रील के फॉर्म में भी मिलते हैं। और कलर्स का जहाँ तक बात है तो हम कलर्स स्कीम अपने हिसाब से सोच के रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत प्लीजिंग होने चाहिए। अच्छा एक कलर स्कीम यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कढ़ाई भी उतनी अच्छी लगेगी। फिर आपको कई बार ये भी लगता है कि हम कैसे इतनी अच्छी कढ़ाई कर सकते हैं, तो इसका बिल्कुल डर आप अपने मन से निकाल दें, क्योंकि बेसिक स्टिचेस हैं। बस इनको करते समय कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपकी कढ़ाई बहुत अच्छी होगी। शुरू में थोड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे करेंगे और फिर जब एक बार आप करने लगेंगे तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। कढ़ाई करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हमारा टाँके हम ले रहे हैं वो इवन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं छोटा कहीं बड़ा। हाँ, कुछ कढ़ाइयाँ हैं जिनमें हमें लेना ही होता है कि कुछ हम टाँके बड़े लें, कुछ छोटे लें, लेकिन यदि एक साथ हमें लाना है तो यूनिफॉर्म हमारे टाँके होने चाहिए। और इसके साथ साथ बारीक, जितना बारीक हम कर सकें। हमारा कपड़ा मोटा है, हमने धागा मोटा लिया है, तो वो हमें एक स्कोप ये रहता है कि हम थोड़े बड़े बड़े टाँके ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारा कपड़ा महीन है और हमने धागा भी 2 ही स्ट्रैंड लिए है, 1 स्ट्रैंड लिया है, तो हम जितना महीन करेंगे, जितना यूनिफॉर्म टाँके देंगे, उतनी हमारी खूबसूरत कढ़ाई हो जाएगी। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टिच से स्टार्ट कर रहे हैं, कढ़ाई के टाँकों से। तो सबसे पहले है रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच कुछ नहीं, वो जो एक कच्चा टाँका हम उसको कहते हैं। और कच्चा टाँका में भी, जैसे मैंने भी कहा था कि टाँकों की जो लंबाई है वो एक जैसी होगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ कई बार होता है कि हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो वो इवन और अनइवन, समान और असमान, हम जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से। फिर मैं यहीं पे ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये कहा था कि बेसिक स्टिचेस से ही कैसे हम अच्छी कढ़ाई कर सकते हैं, तो कांथा से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है और उसमें आपने देखा होगा कि इतने खूबसूरत नमूने और पूरा एक तरीके से कपड़ा है, सतह दिखती नहीं है और उसमें बस कढ़े हुए मोटिव दिखते हैं, और वो इतने बारीक और इतने सुंदरता से काढ़े गए होते हैं कि दूर से कई बार ऐसा लगता ही नहीं है कि कढ़ाई की गई है, ऐसे लगता है कि पेंट कर दिया गया है। और पास में आके हम देखते कि नहीं, अरे ये तो कढ़ाई है। तो उसमें केवल रनिंग स्टिच का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कलर कॉम्बिनेशन कैसे लिए हैं और धागे किस तरीके से हमने यूज़ किया है, टाँकों का कैसा इस्तेमाल किया है,
उसी से हम एक सिंपल स्टिच से कितना एक अच्छा इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो रनिंग स्टिच सबसे सिंपल स्टिच है, कच्चा टाका उसको हम कहते हैं। इसमें हमने सबसे पहले सुई को निकाल लिया है और उसके बाद बस फिर हम अब आपको क्योंकि दिखाई दे, आज हम थोड़े बड़े टाके ले रहे हैं जिससे कि आप उसको आसानी से देख सकें। बस एक बार ऊपर निकालना है सुई को, एक बार नीचे डालना है, जितनी ऊपर डाला उतना नीचे उतनी दूरी पे, और ऐसे करके हम कई बार ऐसे हो जाता है कि अचानक से आपका धागा कभी फंस सकता है। तो ये आपका रनिंग स्टिच है, बहुत सिंपल। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच हम करेंगे बैक स्टिच। बैक स्टिच जो आप बखिया भी उसको कहते हैं, मशीन में जिस तरीके से जब आप मशीन पे सिलाई करते हैं तो जिस तरीके का इफ़ेक्ट आता है ये वही है। जैसे रनिंग स्टिच है, इसको तो हम एक बस खींचेंगे और खुल जाएगा, लेकिन बैक स्टिच में क्या करते हैं कि वो खुलता नहीं है, उसको हम खींचने से खुलेगा नहीं, वो पक्का टाका है एकदम। तो बैक स्टिच करने के लिए हमने वापस वही धागे के साथ सुई को ऊपर निकाल लिया और उसके बाद बैक तो हम पीछे से कर रहे हैं इसको, है ना। तो हमने नीचे डाला, उसके बाद फिर थोड़ा आगे निकाल दिया, और इसमें भी वही हमें ध्यान रखना है कि हमारे टाकों का साइज़ जो है वो एक जैसा हो। फिर बैक स्टिच करें, इसलिए वापस हम बार बार आगे नहीं चल रहे, पीछे जा रहे हैं और फिर हम आगे आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि लॉक होता जा रहा है एक तरीके से हमारा टाका। तो इसको हम खींच के उधेड़ना चाहें तो वो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े टाके थोड़े इसीलिए लिए जा रहे हैं जिससे आप उसको देख पाएँ उसके इफेक्ट। और जब आप करेंगे तो उसको अपने नमूने के हिसाब से, अपने कपड़े के हिसाब से साइज़ डिसाइड करेंगे कि हमें छोटा लेना है या बड़ा लेना है। तो बैक स्टिच का इस्तेमाल हम जो है, जैसे रनिंग स्टिच का तो हमने कहा था कि इसको हम कोई भी नमूना है उसको भरने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैक स्टिच में हम लोग जब हमें किसी नमूने की आउटलाइन बनानी है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कढ़ाई में और सिलाई में यदि आपके पास मशीन है तब तो आप मशीन से करेंगे, लेकिन कई बार होता है हर समय मशीन उपलब्ध नहीं है, तो इसी का इस्तेमाल आप अपने कपड़े को सिलने में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच हम करेंगे स्टेम स्टिच।
स्टेम जैसे समझ में आता है, इसको हिंदी में डंडी टाका भी कहते हैं। तो यदि आप कोई नमूना है जिसमें आप उसकी आउटलाइन बनानी है, इससे कर सकते हैं। और या जनरली कभी हमारे इस तरीके के मोटिव हैं जिसमें फूल है, फिर उनकी शाखाएं हैं निकल रही हैं, डंडियाँ हैं, तो वो इस धागे से हम लोग करते हैं। तो बैक स्टिच में जैसे हम कर रहे थे कि हम बिल्कुल जहाँ पे हमारा टाका ख़त्म होता वहीं पे हम सुई को निकाल रहे थे। और स्टेम स्टिच में हम लोग क्या करेंगे कि हमने जब टाका लिया और उसके बाद वापस हम निकाल रहे हैं तो हाफ में जाके जो हमारा टाका है उसका आधा में जाके करेंगे। तो इसकी सहायता से आप किसी भी नमूने में आउटलाइन या जो फूल हैं उनकी डंडियों को बना सकते हैं। नाम ही इसका डंडी टाका है। कई बार आप देखते हैं ना इस तरीके से, यदि आपका धागे में जब वो बहुत ज़्यादा उसमें बल पड़ जाते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम आने लगता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आराम से करिए। और ये यहाँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, आप समझ पाएँ इसलिए बहुत बड़े बड़े टाँके दिए जा रहे हैं, लेकिन आप जितना महीन करेंगे उसी हिसाब से वो उतना सुंदर होता जाएगा। तो ये हमारा स्टेम स्टिच है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच हम लोग देखेंगे, हैरिंग बोन स्टिच। तो हैरिंग बोन स्टिच आप इसको हैरिंग बोन स्टिच को दो तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम सीधी तरफ कर रहे हैं तो हैरिंग बोन स्टिच कहेंगे। और यदि कई बार आपने जैसे लखनवी जो चिकनकारी है और उसमें आपने देखा होगा शेडो वर्क किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि हम उल्टी तरफ से हैरिंग बोन स्टिच करेंगे तो ऊपर फिर कैसा इफेक्ट आता है कि जो दोनों साइड्स हैं उसमें बखिया जैसा इफेक्ट आता है और बीच में वो जो जिस कलर का हमने धागा यूज़ किया उसका एक शेडेड इफेक्ट आता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो हैरिंग बोन स्टिच करने के लिए जैसे क्रॉस स्टिच किया जाता है, क्रॉस स्टिच में बिल्कुल क्रॉस होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा ओवरलैपिंग टाका करते हैं, क्रॉस ही बनाते हैं। इसको आम भाषा में मच्छी टाका भी कहा जाता है, हैरिंग बोन स्टिच को। तो आप देख रहे हैं क्रॉस बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्रॉस जो है ओवरलैपिंग की जा रही है उसमें। तो इसका भी इस्तेमाल यदि आप बहुत पास करें तो भरावन में कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन है नमूने में भरना चाहें उसमें कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम जो है अपना कुछ एजेस को हम उनमें ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, एजेस को बनाना चाहते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे पहले मैंने बताया कि इसको हम शैडो वर्क यदि हम नीचे से करें
ये पीछे आप देख सकते हैं कितना नीट, बिल्कुल जैसे बैक स्टिच, ये बैक स्टिच था तो उस तरीके का इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये तो क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा है, लेकिन यदि यही हमारा बारीक कपड़ा होता तो ये जो ब्लू कलर बीच में शेडेड इफ़ेक्ट आ रहा है। और इसके जो दोनों साइड्स हैं तो इसमें कोई भी फूल है, पत्तियां हैं, उनको हम हैरिंग बोन स्टिच से भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टिच है सैटिन स्टिच। तो सैटिन स्टिच जो है जनरली भरने के काम में आती है ना। कोई भी फूल की पत्तियां हैं, कोई भी उसमें और नमूने में पत्तियां हैं, या कोई भी इस तरीके का डिज़ाइन है जिसको कि हमें भरना है जिसमें, तो हम सैटिन स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। तो आज तो हम इसी पे देख रहे हैं, फिर हम उसके बाद जो नेक्स्ट आपका होगा उसमें हम विभिन्न पत्तियों को किस तरीके से भरा जाए विभिन्न स्टिचेस से, उसको सीखेंगे। तो बहुत सिंपल है ये, बस आपको एक बार आपने जो भी आपका डिज़ाइन है उसमें एक तरफ निकाला, दूसरी तरफ डाला, तो इसमें जो है दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमारा जो धागा है वो जस्ट डबल, क्योंकि हम नीचे भी भर रहे हैं, नीचे भी उतना ही उसी तरीके से कर रहे हैं और ऊपर भी वैसे ही भर रहे हैं। तो इससे कुछ भी आपको भरना है भर जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक तरफ से निकाल दो, दूसरी तरफ डाल देना है और पास 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 हमें टाके लेने हैं कि जगह न दिखाई दे और वो भर जाए सफाई से। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें क्या है, हमारा धागा ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि आप देखिए इधर भी और इधर दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। तो इसी के लिए एक दूसरी स्टिच भी हम यूज़ करते हैं। ये तो सैटिन स्टिच है और सैटिन स्टिच का ही वेरिएशन के इफेक्ट तो ऐसा ही आएगा, लेकिन हम अपने धागे की बचत कर सकते हैं उससे। ऊपर तो इसी तरीके का इफेक्ट आएगा, लेकिन नीचे जो है दोनों तरफ जैसे कच्चा होता है उस तरीके का इफेक्ट आएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा फिर धागा कम यूज़ होता है। तो ये तो सैटिन स्टिच है। और इसी में यदि आप हम थोड़ा आगे एक लेड स्टिच होती है उसको भी यहीं पे आपको समझाने की देते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करके, और मैं लेड स्टिच कैसे होती है तो आप अंतर देख पाएंगे। लेड स्टिच में हमें क्या करना है कि हमने जैसे धागा को निकाला, फिर दूसरी तरफ हम निकाल रहे हैं और बिल्कुल उसी के पास तो अब आप देख पा रहे होंगे ना कि इफ़ेक्ट तो सेम है कि उसमें भी भरावन हो रही है, इसमें भी हम भर रहे हैं, लेकिन जो हम ये कह रहे थे कि धागा इसमें कम लगेगा लेड स्टिच में, वो कैसे कि पीछे जो है अलग इफ़ेक्ट आएगा। तो यानी कि हम धागा बचा रहे हैं इसमें। ये देखिए, है ना, इसका इफेक्ट देखिए, यहाँ देखिए, तो ये वाला धागा हमारा बच रहा है। तो ध्यान रखिए सैटिन स्टिच जिसमें कि हम आगे पीछे दोनों तरफ उसी तरीके से टाके ले रहे हैं, लेकिन लेड स्टिच में हम अलग तरीके से टाका ले रहे हैं, इफेक्ट सेम आ रहा है। ये तो इसमें हमें जब भी कभी कुछ भरना है, फूल में किसी फूल की पत्ती है, साधारण पत्तियां हैं, उनको भरने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो। इसमें हमने कोशिश की है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ
और वो जो एक डर होता है, क्योंकि जब हम कहीं पे अच्छी कढ़ाई देखते हैं तो हम डरने लगते हैं कि कैसे कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा समझ की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर आप भी बहुत अच्छा कढ़ाई करने लगेंगे। सिंपल सिंपल धागों से आप बहुत अच्छी कढ़ाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट आपसे बात करेंगे, तो कुछ और बेसिक स्टिचेस के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।